So, good morning, everyone. तो अपन ने कई सारी दूसरी चीज़ें डिस्कस कर ली. We start with the first chapter of accounts, and it is investments. Accounting. कुछ नया नहीं है आप लोगों के लिए. होपफुली कभी न कभी एंट्री की होगी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, इन्वेस्टमेंट खरीदने की, इन्वेस्टमेंट्स बेचने की, उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने की. काम पड़ा है कभी? कोई ना कोई चैप्टर में ऐसा नहीं आया कभी कि इन्वेस्टमेंट खरीदा या इन्वेस्टमेंट बेचा हो. ठीक है, तो बस वही चीज़ वापस यहाँ है. और इंस्टीट्यूट ने इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए उसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13. ओके, आप ये मत समझिएगा कि एएस तो सीक्वेंशियली पढ़ने चाहिए ना, 1 2 3 4 5. ठीक है, हो सकता है बीच वाले समझ ही नहीं आएंगे कि क्या चाहते कर रहा है, तो नथिंग लाइक दैट. तो अब इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग कैसे की जाए उसके लिए इंस्टीट्यूट ने एएस भी बना रखा है. और आप लोगों ने जब भी 11-12 में कभी 1-2 एंट्री की है वो वही है, कुछ नया नहीं है. ओके, तो चलिए आप लोगों को जो एंट्री याद है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. हाँ, इन्वेस्टमेंट्स खरीदे गए, क्या एंट्री होगी? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू. हाँ, अब अपन थोड़ा वो पेटीएम वाले ज़माने में आ गए ना, तो कैश नहीं, टू बैंक. ठीक है, बेचने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स. नाउ सपोज आपने इन्वेस्टमेंट 12,000 में परचेज किया और उसको 13,000 में सेल किया, तो 1,000 का प्रॉफिट भी हुआ तो एक एंट्री और हो जाएगी. क्या? प्रॉफिट डेबिट या इन्वेस्टमेंट डेबिट? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट्स डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट. हाँ, और ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? पीएनएल में. आप कहेंगे सीधे पीएनएल लिख सकते हैं क्या? है जी. हाँ, क्या इन दोनों एंट्रीज को एक साथ कर सकते हैं क्या? ऐसे कई सारे दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं ना. ठीक है, सो सुनो भाई, आप इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर खरीदते रहते हो, बेचते रहते हो, तो पीएनएल में तो प्रॉफिट लॉस सब कब जाएगा? ईयर एंड में. तो इसलिए टेक्निकली तो एक अकाउंट और खोलना ही पड़ेगा. कौन सा? प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. फिर वो प्रॉफिट लॉस का जो बैलेंस बचेगा वो लास्ट में कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? पीएनएल में. लेकिन जहाँ तक अब अपनी सिचुएशन है, ये तो बात हुई रियल लाइफ की. अब जहाँ तक अपने क्वेश्चंस की बात आती है, अपने पढ़ाई की बात आती है, क्वाइट पॉसिबल आप ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ नहीं करके सीधा क्या लिख सकते हो? पीएनएल चलेगा. आपने कहा 2 एंट्री कौन करे, एक कर देते हैं तो भी चलेगा. कई बार होता है ना, आपने कहा एक एंट्री से ही काम निपटा लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैसा भी चलेगा. ओके, आप कहेंगे ये सब तो हमने पढ़ा हुआ ही है, तो फिर ये चैप्टर इंस्टीट्यूट को इतना लेट कैसे याद आया? ये तो फाउंडेशन में ही रख लेते, वहीं निपटा लेते इसको. ओके, और ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि एएस बना दिया? तो नाउ वी डिस्कस सम अदर एस्पेक्ट्स. चले जी, ये एंट्री तो यही है. अब मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे 11-12 में आपने 1-2 एंट्रियाँ और भी सीखी होगी. गुड्स सोल्ड, क्या एंट्री करते हो भाई?
बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स कैसे होगा भाई? दो तरह की सेल होती है, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स। तो कैश सेल्स में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या अगर पेटीएम में पैसा आ रहा है तो उसका अलग अकाउंट खुल जाएगा, वो भी कैश सेल्स ही है। ठीक है, कि पेटीएम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर वो पेटीएम का पैसा बैंक में ट्रांसफ़र होगा, एक कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, करनी पड़ेगी, माता बच्चे तो सब रहेगी। ओके वो भी तो किया होगा ना 11th-12th में कभी, डेटर से चेक आया, बैंक में जमा नहीं करवाया, चेक्स इन हैंड अकाउंट, नहीं वो नहीं, मैं स्पेसिफिक एग्जांपल क्या ले रहा हूँ, डेटर से चेक आया, बैंक में जमा नहीं करवाया, तो आप एक या तो कैश अकाउंट में ही ऐड कर देते हो या चेक्स इन हैंड अकाउंट खोलते हो, फिर जब 2 दिन बाद जमा कराते हो फिर से क्या करते हो, कॉन्ट्रा एंट्री। अब वैसे ही क्रेडिट सेल्स की एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नाउ माय क्वेश्चन इज, सपोज डेटर में एक ग्राहक तो होगा नहीं, सपोज यू हैव 100 कस्टमर्स। तो नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या अगर आपने मिस्टर एक्स को सेल किया, मिस्टर वाई को सेल किया, जेड को सेल किया, तो एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स ही रहेगी, या एक्स वाई जेड के अलग अलग अकाउंट से होगा? है जी, मतलब अलग अलग नाम से होगी एक्स अकाउंट डेबिट, तो फिर डेटर अकाउंट डेबिट वाली एंट्री कब होगी? वो क्या काम आएगा? हाँ, मतलब कुल मिला के एंट्री तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स होती ही नहीं है, एंट्री तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स ही होती है। मतलब आपने जो पढ़ा वो गलत पढ़ लिया, डेटर टू सेल्स पढ़ा है क्यों? एंट्री तो यही होती है, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अच्छा, कोई आपके दुकान पे आया जिसका नाम पता नहीं है, उसका उधार दोगे क्या? तो नाम तो पहले पूछोगे। देखो भाई सुनिए, आप सब लोग स्टूडेंट्स हो, नाम तो मैंने पूछे ही नहीं, ठीक है? तो जब तक मैं नाम नहीं जानूंगा, जब तक क्या बोलूँगा? स्टूडेंट्स। कलेक्टिवली यू ऑल आर स्टूडेंट्स। वैसे ही एक्स वाई जेड ए बी सी डी कलेक्टिवली दे कम अंडर द ग्रुप ऑफ डेटर्स। ओके, बट अकाउंट जब खोलना होगा बुक्स में तो इंडिविजुअल नाम से ही खुलेगा, एक्स वाई जेड। हाँ, वो एक्स का अकाउंट कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा? डेटर्स को। ओके, हाँ, कोई कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका डेटर भी है एंड क्रेडिटर भी है, तो क्वाइट पॉसिबल आप अपनी बुक्स में 2 अकाउंट भी खोल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप नॉर्मल अकाउंटिंग करते हो या सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स वगैरह पढ़ा है क्या आप लोगों ने? सेक्शनल सेल्फ बैलेंसिंग। तो इवन यू कैन हैव 2 सेपरेट अकाउंट्स। और तो और चलिए, आपका स्टेशनरी का बिजनेस है, ठीक है? बैंक को उधार माल बेचा, बैंक भी तो उधार ले ही सकती है ना, स्टेशनरी सेल किया आपने, बैंक को उधार माल बेचा है, एंट्री डेटर टू सेल्स, डेटर में किसका नाम? बैंक अकाउंट डेबिट। अब वो बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा क्या? तो समझिए, वही बैंक एक तो आपके बैंक के ग्रुप में है और वही बैंक अब क्या होगा? डेटर के ग्रुप में होगी। अच्छा, आपकी 2 बैंकों में अकाउंट है, एक HDFC बैंक में, एक SBI बैंक में है, तो आपकी बुक्स में सिर्फ बैंक अकाउंट से ही काम चलेगा या 2 अकाउंट अलग अलग खोलने पड़ेंगे? हाँ जी, अलग अलग खोलने पड़ेंगे, तभी तो ध्यान रहेगा ना किस बैंक में कितना बैलेंस है। क्या कंबाइंड बैलेंस काम आएगा क्या चेक इश्यू करने के लिए? कंबाइंड बैलेंस अगर एक ही खाता खोला कि कोई भी खाते में जाए ना, आपने क्या फ़र्क पड़ता है? तो वेदर इट विल वर्क, नो, चेक इश्यू करना है, पता ही नहीं होगा किस में कितना बैलेंस है। तो अब आपका HDFC में अभी अकाउंट है तो आपका एक अकाउंट खुलेगा HDFC बैंक अकाउंट, SBI में अकाउंट है तो एक अकाउंट और खुलेगा SBI बैंक अकाउंट, और वो दोनों कौन से हेडिंग के होंगे?
बैंक के। अब उसी एसबीआई को आपने उधार माल बेचा तो एक एसबीआई का अकाउंट और खोलोगे, किसमें? डेटर्स में। फिर उस एसबीआई ने आपको चेक दिया या आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया तो आप एंट्री क्या करोगे? एसबीआई कौन सा वाला? बैंक वाला अकाउंट डेबिट टू एसबीआई कौन सा वाला? डेटर्स वाला। तो अंडरस्टैंड दिस इज़ हाउ द अकाउंटिंग नीड्स टू बी डन। होता ही है, कैपिटल अकाउंट भी होता है, ड्राइंग्स अकाउंट भी होता है तो वही एक आदमी, वही प्रोपराइटर है। आपने उसका कैपिटल अकाउंट भी खोल रखा है, आपने उसका ड्राइंग्स अकाउंट भी खोल रखा है। ईयर एंड में आप फिर क्या करते हो? ट्रांसफ़र कर देते हो। तो बस सिमिलरली एक ही आदमी के साथ आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसके एक नहीं दो दो अकाउंट हो सकते हैं। ओके, वही डेटर आपको पैसा उधार भी देता है तो आपका फिनेंशियल क्या हो गया? क्रेडिटर भी हो गया भाई, उससे लोन भी लिया हुआ, उसको माल भी बेच रहे हो या समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए ऐसा नहीं है, अंडरस्टैंड, हम जब अकाउंट्स में एंट्री सीखते हैं हम ब्रॉड एंट्री सीखते हैं, ठीक है, कि डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एक्चुअल में वो डेटर का स्पेसिफिक इंडिविजुअल क्या होगा? पर्सनल नाम से अकाउंट खुलेगा। हाँ, बैलेंस शीट में अब मेरे अगर 50 डेटर हैं, 100 डेटर है, मैं सबके नाम नहीं लिखूंगा, मैं उन सब की जोड़ लगा करके क्या कर दूंगा? डेटर्स लिख दूंगा। ओके, अब आप सब लोग मोबाइल यूज़ करते हो, ठीक है, तो मोबाइल कंपनी के लिए आप लोग क्या हो? कस्टमर। मतलब डेटर। अगर पोस्ट पेड है तो, प्रीपेड है तो भी एडवांस फ्रॉम डेटर। तो अब जैसे एयरटेल वाले के कितने 25 करोड़ कस्टमर होंगे, तो 25 करोड़ लेजर अकाउंट या एक ही डेटर अकाउंट? भाई एयरटेल में, ठीक है, 25 करोड़ कनेक्शंस हैं तो हर एक डेटर हुआ तो एक अकाउंट खोलेगा या 25 करोड़ अकाउंट्स? एक अकाउंट है जी, एक ही अकाउंट खोलें डेटर अकाउंट बस, या 25 करोड़ डिफरेंट अकाउंट्स? बस। चलिए, पोस्ट पेड वाले 15 करोड़ कस्टमर है, आपने कहा एक ही खाता खोल दो। अब एक ही खाता खोल दिया तो महीने का बिलिंग डाला, हाँ भाई 20 करोड़ रुपया, कलेक्शन हुआ 19 करोड़ 99 लाख 950 रुपये, ठीक है, 50 रुपये ड्यू रह गए। और पैसे ड्यू रह जाते हैं तो क्या कर देते हैं? मोबाइल कंपनी क्या करती है? आउटगोइंग इनकमिंग बंद कर देती है। किसकी बंद करें? सबकी। खाता तो एक ही है, अकाउंट तो एक ही खोला आपने, तब आप ये कैसे पता लगाओगे किसने पैसे नहीं दिए? सबका खाता बंद कर दें, सबके मोबाइल बंद कर दें कि नहीं, जब तक सबके पैसे नहीं आएंगे जब तक कोई भी मोबाइल यूज़ नहीं करेगा। क्या करें अब? देखिए, अब अपन सीए बनने वाले हैं ना, कभी भी ऐसी सलाह नहीं देने का जिससे सामने वाले का काम आसान हो जाए, फिर अपने को पूछेगा ही नहीं वो, ठीक है। अपने तो जो काम एक एंट्री में हो सकता है उसको बोल नहीं 4 एंट्रियाँ लगेगी, ठीक है, तो अपने को बिल बना के पैसे लेने का मौका मिलेगा। तो ठीक है, तो सीए का एक और नाम भी होता है जी, कॉम्प्लिकेट द अकाउंट्स, ठीक है, तो इजी करना ही नहीं है कुछ। तो अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव वन डेटर अकाउंट। अगर आपके 25 करोड़ कस्टमर्स हैं, 25 करोड़ लेजर अकाउंट बनेंगे। ओके, आप कहेंगे इतना मेंटेन कैसे होगा, क्या नहीं होगा? वो सब होगा, तभी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। और आजकल तो सॉफ्टवेयर ड्रिवन है सब कुछ, ठीक है। सेल की एंट्री तो जब बिल बनता है ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कर लेता है। आप कोई शोरूम में गए कपड़े खरीदने, शर्ट खरीदे, बिल बनाया, वो कंप्यूटर से जब बिल जनरेट होता है ना, ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर सेल्स की एंट्री भी क्या कर देता है, मतलब द थिंग्स आर डन ऑटोमेटिकली। यही अगर मैनुअल बिल बनता है और अब आपने अकाउंट्स में उसको वापस पोस्ट करना है तो क्या होगा? बिल बनाने का काम अलग होगा, फिर उसकी पोस्टिंग का काम क्या होगा? अलग होगा। बट सॉफ्टवेयर विल डू द थिंग्स ऑटोमेटिकली। आप जब पैसे जमा कराओगे तो जो रिसीव करने का काम करेगा
ठीक है, वो रसीद जब सॉफ्टवेयर से जनरेट करेगा ऑटोमेटिकली वो रिसीव की एंट्री भी उसमें क्या हो जाएगी, पोस्ट हो जाएगी। सो हर कस्टमर का अकाउंट अलग अलग खोलना पड़ेगा, चाहे वो 25 करोड़ है चाहे 250 करोड़ है। क्लियर? फेसबुक वाले, गूगल वाले भले ही आपको फ्री में सर्विस दे रहे हैं, पर अकाउंट तो सबका अलग अलग है। ये तो नहीं एक लॉगिन किया आप कहेंगे किसी का भी फेसबुक अकाउंट में जाके देख सकता हूँ, नथिंग लाइक दैट। सो इट हैज़ टू बी सेपरेट। चलिए ये बताइए कैश अकाउंट कितने होते हैं? कैश अकाउंट कितने होते हैं? हैं जी? कैश एट बैंक? नहीं नहीं, वो तो बैंक अकाउंट ही हुआ हैं। कैश के कितने अकाउंट खोलने पड़ेंगे? क्या बात कर रहे हो, दो तो आप पढ़ के आए हो ना, आप एक की बात कर रहे हो। हाँ, आवाज़ आई कहीं से। पैटी कैश, कैश दो खाते तो खोले हुए हैं। देखिए आपने कॉलम, अगर पार्टनरशिप पढ़ी आप लोगों ने, अब पार्टनरशिप में अगर 3 पार्टनर के 3 कॉलम में अकाउंट बनाए, डज इट मीन्स खाता एक ही है कि 3 है? वो तो अपन ने अपनी टाइम बचाने के लिए माता बच्ची करी है, सिंपल। ठीक है, रियल लाइफ में तो खाते भी 3 अलग अलग ही बनेंगे। आप कहेंगे अब कौन इतना टाइम लगाएगा, तो अपन ने एक टेक्निक निकाल ली, चलो 3 कॉलम में बना लो, टाइम कम लगेगा। ओके, अदरवाइज तीनों के खाते अलग अलग हैं, तीनों के बैलेंस अलग अलग हैं, तीनों के ट्रांजैक्शंस अलग अलग हैं। सेम वैसे ही कैश में भी कैश अकाउंट अलग है, पेटी कैश अलग है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था 2 बैंक हैं तो 2 अकाउंट अलग। अब कैश के भी किसी किसी कंपनी के हज़ारों अकाउंट्स हो सकते हैं। बैंक्स जितनी ब्रांचेस उतने कैश अकाउंट अलग अलग। नहीं पता कैसे चलेगा कौन सी ब्रांच में कितना कैश है? ये एयरटेल वाले ही, आप मर्जी हो जो दुकान में घुसे, वो जो एयरटेल का क्या होता है, आपको भी ये मोबाइल के शॉपीज होते हैं कि लो साहब 200 रुपये जमा करो, 100 रुपये जमा करो। अब जोधपुर में मान लीजिए ऐसी 10 लोकेशन है, ओवरऑल इंडिया में पता चला 5000 लोकेशंस हैं। अगर एक ही कैश अकाउंट रखा, आपने पैसे दिए, सॉफ्टवेयर में एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू XYZ जो भी है, तो शाम को ये आएगा टोटल कैश 25 लाख रुपए है। कहाँ पर है कि ये पता नहीं। ठीक है, फिर तो पता चला एम्प्लॉय घर ले गया, आप ढूंढ लो। ठीक है, तो अंडरस्टैंड, आपको लोकेशन वाइज क्या करना पड़ेगा, कैश अकाउंट खोलना पड़ेगा। कैश ब्रैकेट में जोधपुर सरदारपुरा, कैश जोधपुर पावटा, कैश जयपुर, ये वो, हर लोकेशन का अलग अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा। इसका मतलब रियल लाइफ में अकाउंटिंग इज़ नॉट सो सिंपल। हाँ, आपका बिजनेस ही छोटा सा है तो इट्स सिंपल, आपका बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड है तो अकाउंटिंग भी क्या रहेगी, कॉम्प्लिकेटेड। अदरवाइज बिजनेस आप मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। ओके, सो अंडरस्टैंड, जितने कस्टमर्स उतने डेटर अकाउंट, जितने सप्लायर्स उतने क्रेडिटर अकाउंट। वो एक डेटर एक क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, एक ही डेटर अकाउंट खोल दिया आपने, आप माल बेचे जा रहे हो, सबको एक ही खाते में डेबिट किए जा रहे हो। अब किसी ग्राहक का फ़ोन आया, मेरा अमाउंट कितना ड्यू है, आपने कहा अभी बताता हूँ, वो डेटर अकाउंट खोला कि साहब 2 करोड़, कह रहे मैं तो खाली 2000 का माल ले गया था, ये पता नहीं, हमारा तो ओवरऑल बताते हैं, आपकी इच्छा हो जो दे दो। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट द वे द बिजनेस कैन वर्क। ठीक है, आपको इंडिविजुअली उसी का बैलेंस बताना है। अब इस चैप्टर पे आता हूँ, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट होता क्या है, कहाँ किया जा सकता है? आप कह रहे हो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, FDs में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, डिबेंचर्स खरीद सकते हो, बॉन्ड्स खरीद सकते हो, हैं जी, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चलो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, हैं जी, क्या कह रहे हैं? PPF में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और क्या कह रहे हैं? एक तरह से फिक्स्ड एसेट है, मतलब इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट है।
क्यों? फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो प्रॉपर्टी वर्सेस फिक्स्ड एसेट में क्या फ़र्क है? फिक्स्ड एसेट में मशीन आ सकती है, फर्नीचर आ सकता है, इक्विपमेंट्स आ सकते हैं। प्रॉपर्टी में सिर्फ प्रॉपर्टी आई है। प्रॉपर्टी मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग्स, या सिर्फ लैंड है जी। चलिए, तो ऑफ कोर्स दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ओके, AS 13 ने डिफाइन किया इन्वेस्टमेंट्स को। इन्वेस्टमेंट्स आर असेट्स, मतलब दे आर नॉट लाइबिलिटीज। सही है? देखिए, अकाउंट्स में टोटल मिला के कितनी चीज़ें होती है? 5 चीज़ें होती है। डेबिट क्रेडिट एक कॉन्सेप्ट हुआ, उसके अलावा डेबिट या क्रेडिट की बात करें तो या तो उसमें असेट होगी या लाइबिलिटी होगी, इनकम होगी, एक्सपेंस होगा, और 5वां कैपिटल या इक्विटी। ओके, तो इन्वेस्टमेंट्स को डिफाइन किया, दे आर असेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज। अब वो वर्ड एंटरप्राइज यूज़ करता है ये हर जगह। एंटरप्राइज का मतलब वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हो सकती है, वो कंपनी भी हो सकती है, वो ट्रस्ट भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, तो इट इज़ हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज। तो इन्वेस्टमेंट एक एसेट है जो किसी एंटरप्राइज ने होल्ड करके रखी हुई है, खरीद के रखी हुई है। क्यों खरीदा, क्यों करते हो इन्वेस्टमेंट? टू अर्न इनकम। अब वो इनकम किस फॉर्म में मिलेगी? अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या मिलेगा आपको? डिविडेंड। आपने अगर एफडी में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ओके, हाँ। गोल्ड में क्या मिलेगा? यहाँ पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, इधर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, इधर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। म्यूचुअल फंड 2 तरह के होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स, तो उसमें तो ब्याज मिलेगा, या इक्विटी म्यूचुअल फंड, उसमें डिविडेंड मिल सकता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी हो सकता है या डिविडेंड भी हो सकता है। हाँ, प्रॉपर्टी और गोल्ड में क्या मिलेगा भाई? है जी। हाँ, प्रॉपर्टी में देखो जी, बिल्डिंग है तो क्या भाड़ा नहीं मिल सकता? रेंटल इनकम। ओके, तो रेंटल इनकम, हाँ जी। हाँ, अब आप कह रहे हो बेचने में फ़ायदा हो सकता है, ज़मीन है तो, गोल्ड है तो बेचने में फ़ायदा हो सकता है। हमारा क्वेश्चन है, क्या शेयर में डिविडेंड नहीं मिलता है क्या? इसमें भी बेचने में फ़ायदा नहीं हो सकता क्या? तो इसका मतलब कलेक्टिवली इन सब में, इन सब एक साथ साथ मोस्टली एक चीज़ और रहती है, और वो है कैपिटल एप्रिसिएशन। भाई ये वर्ड थोड़ा यूँ होते हैं ना, एकदम ऑर्नामेंटल वर्ड्स, क्या इसमें सब कवर हो जाए। तो इन्वेस्टमेंट्स आर असेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, ठीक है, एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। वो अलग बात है, कई बार एप्रिसिएशन की जगह डेप्रिसिएशन भी हो जाता है। इनकम टैक्स की डेफिनेशन है, इनकम इंक्लूड्स लॉस, प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस, इसीलिए हमेशा साथ साथ चलते हैं P&L अकाउंट, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब मैंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, एफडी में भी किया, इनमें भी किया, इनमें भी किया, तो माय क्वेश्चन कमिंग बैक, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट से काम चलेगा या अलग अलग खोलना पड़ेगा? चलो, अब विद इन द शेयर्स मैंने एक्स लिमिटेड के शेयर खरीदे, वाई के खरीदे, जेड के खरीदे, अलग अलग खोलना पड़ेगा या बस एक शेयर्स अकाउंट खोल दिया, दैट्स इनफ? अलग अलग आने से अलग अलग आने से इतनी कोई मेहनत होती है क्या? एक बहुत है। सब अलग अलग में तैयार हैं, देख लो, फिर आपका ही काम बढ़ेगा।
हाँ जी, सो अगेन लिसन, अलग अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा। ओके, इस साल अगर आपने 100 कंपनियों के शेयर खरीद लिए, 100 अकाउंट है जी, अब एक्स लिमिटेड सुनेगा भाई, उसके शेयर्स खरीदे, फिर थोड़े टाइम बाद उसके डिबेंचर भी खरीदे, तो एक्स लिमिटेड का एक अकाउंट खोल दूं, उसी में शेयर भी आ जाएंगे, डिबेंचर भी आ जाएंगे। एक्स लिमिटेड के शेयर का अकाउंट अलग और डिबेंचर का अकाउंट अलग, फिर अलग अलग। हाँ, क्यों कि टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। अच्छा, अब आपने शेयर खरीदे, उसकी रेट कुछ अलग होगी, डिबेंचर के रेट कुछ अलग होगी, बेचोगे तो शेयर बेचोगे तो उसका प्रॉफिट लॉस भी अलग निकालना पड़ेगा। खाता एक कर दिया ना तो फिर वो अलग करना ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे डेटर अकाउंट, अच्छा मान लो डेटर है एक्स, उसको आज माल बेचा, एंट्री कर दी, खाता खोल दिया, उसके पैसे आ गए, फिर थोड़े टाइम बाद और माल बेचा, नया खाता खोलोगे उसी में, नया नहीं खुलेगा वापस एक्स का अकाउंट भाई, उसी में कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, अब एक्स के शेयर आज खरीदे, थोड़े दिन बाद और खरीदे, एक ही अकाउंट। ओके, तो अंडरस्टैंड, हर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट जो आपने किया, ठीक है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसका अलग अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा। इस मतलब रियल लाइफ में एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं होती है, वही डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स नहीं होती है। रियल लाइफ में तो एक्स वाई जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगी, पर एक्स वाई जेड किस ग्रुप को बिलोंग करेंगे? डेटर्स। उसी तरह से मैंने एक्स लिमिटेड के शेयर्स खरीदे, एक्स लिमिटेड के डिबेंचर खरीदे, तो मुझे एंट्री इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, ब्रॉड नेम है, मुझे एंट्री क्या करनी पड़ेगी? शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड डेबिट, डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड डेबिट टू बैंक। तो दैट इज हाउ the investment accounting needs to be done. ओके, तो इसीलिए थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी। हाँ, आप घबराइए मत, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा 5 कंपनियों के शेयर खरीदे, बैठ के 5 अकाउंट बनाओ, एक ही कंपनी का आएगा। हाँ, उसको 5 बार वो खरीदवा देगा, बेचवा देगा, वो अलग बात है, ठीक है। तो अपने को एक ही लेजर में 5-6 बार एंट्रीज करनी रहेगी। काम अपना क्या रहेगा इस चैप्टर में? एक तो इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री, एंट्री वही है, वो होता है ना, अब वो होता है ना, प्रॉपर नाउन आ गया है, होता है ना कुछ आपके इंग्लिश में ग्रामर में कुछ होता था ना, कौन सा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, बस अब ये कॉमन की जगह क्या हो गया है? प्रॉपर नाउन आ गया है कि इन्वेस्टमेंट की जगह नाम शेयर्स ऑफ एक्स वाई जेड आ जाएगा। हाँ, आप जब ये खरीदने की एंट्री यही है, बेचने की एंट्री यही है, प्रॉफिट लॉस की एंट्री यही है, बस एक तो नाम चेंज हो जाएंगे। दूसरा, अब अपन थोड़ा सा माइन्यूट कैलकुलेशंस पे आ जाएंगे कि जब इन्वेस्टमेंट खरीदे जाएंगे तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या जुड़ेगा, क्या क्या नहीं जुड़ेगा, बेचते वक्त सेल प्राइस में क्या क्या जुड़ेगा, घटेगा, नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन कैसे करनी। आप कहेंगे उसमें क्या है, 12 में ख़रीदा, 13 में बेचा, 1000 का प्रॉफिट ही है। पर क्या होता है, जब आप 2-3 बार अलग अलग भाव से ख़रीदते हो, फिर थोड़े थोड़े करके बेचते हो, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ना, प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन कैसे की जाए। क्यों कि अलग अलग रेट पे ख़रीदा हुआ है, तो वो फीफो मेथड है कि लीफो मेथड है कि वेटेड एवरेज है, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना रहेगा। अदरवाइज़ एंट्रीज़ के हिसाब से सब कुछ वैसा ही है। अब दिस सेज कि आप जितने भी इन्वेस्टमेंट्स खरीदते हो, उनको खरीदने का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो तो क्लियर है, या तो डिविडेंड कमाना है, या इंटरेस्ट कमाना है, या रेंट कमाना है, या कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है। या भी नहीं, कैपिटल एप्रिसिएशन तो साथ में ही है कि डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन, इंटरेस्ट प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। हाँ, इंटरेस्ट प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है क्या? ब्याज में कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे होगा? जैसे बैंक में एफडी कराई तो ब्याज ही देगी कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देगी? अगर ब्याज रेट चली होती तो एक्स्ट्रा पैसे मिलते। आपने एफडी करा दी, ब्याज की रेट आपकी तो फिक्स है। अच्छा, ब्याज रेट चेंज हुई तो ब्याज ही मिला, कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे हुआ? मेरे पास बॉन्ड्स है, इंटरेस्ट आ रहा है, मैंने बॉन्ड्स बेच दिए। देखिए, एफडी में तो नहीं होगा,
पर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स मार्केट से आप खरीदते हो और जब बेचते हो तो कई बार बाइंग सेलिंग प्राइसेस भी उनकी क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, तो ब्याज भी आ रहा है और साथ में पता चला प्रॉफिट लॉस भी हो रहा है, तो दैट इज़ पॉसिबल। हाँ, ये बैंक में एफडी कराई, उसमें कोई कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं होगा। आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया, उसमें जितना ब्याज है बस वही मिलेगा और प्रिंसिपल ही मिलेगा, उसमें प्रिंसिपल में कोई अलग से एडिशनल अमाउंट आने वाला नहीं है। ओके, तो प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ये आप कहेंगे एफडी और इन सब के लिए ज़रूरत नहीं है, पर बाकी सब इन्वेस्टमेंट्स में तो रहेगा ही रहेगा। तो अब ये इन्वेस्टमेंट्स एएस कहता है जो भी आप करते हैं, या तो आपका जो होल्ड करने का ऑब्जेक्टिव होगा कितने टाइम तक रखेंगे, या तो शॉर्ट टर्म के लिए करते हो या लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, कि थोड़े टर्म के लिए पैसा पड़ा था फ्री डाल दिया, होता ही है। म्यूचुअल फंड्स में भी है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कि 3 दिन के लिए भी पैसा फ्री पड़ा है डाल दीजिए, कुछ ना कुछ ब्याज मिल जाएगा आपको। हफ्ते भर के लिए पैसा पड़ा है तो भी डाल दो। ओके, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स, अब तो आरबीआई ने पब्लिक को भी अलाउ कर दिया कि आप ट्रेजरी बिल्स खरीद सकते हो। अब वो ट्रेजरी बिल्स 89 डेज़, 182 डेज़, 365 डेज़ के होते हैं। 89 डेज़ का मतलब आपने आज ट्रेजरी बिल खरीदा, ठीक है, 89 डेज़ बाद उसका क्या हो जाएगा, रिडम्पशन, यानी कि वो शॉर्ट टर्म ही हुआ, लॉन्ग टर्म तो है नहीं। और एक आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि लंबे समय तक ये पैसा इन्वेस्टेड रखना है, तो वो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म। तो AS13 से इन्वेस्टमेंट्स दो तरह के होंगे, या तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आप कहेंगे क्यों इम्पॉर्टेंट है ये क्लासीफाई करना, क्या फ़र्क पड़ता है? तो सुनिए भाई, अपन जब कंपनी अकाउंट शुरू करेंगे, अच्छा इंस्टीट्यूट का देखिए फोकस जो है पूरे इस अकाउंट्स के सब्जेक्ट का वो कंपनी अकाउंट्स पर है, क्योंकि ये चैप्टर छोड़ दूँ उसके बाद तो मैंने कल जो सिलेबस में लिस्ट लिखी थी सारे ही चैप्टर्स कौन से थे, कंपनीज के ही थे, चाहे वो फाइनल अकाउंट्स है, चाहे कैश फ्लो है, चाहे बाईबैक है, चाहे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन है, अमालगमेशन है, होल्डिंग कंपनी है, हर जगह क्या है, कंपनीज। रीज़न सिंपल सा है, सीए बनने के बाद नौकरी करना भी चाहेंगे तो कहाँ करना चाहोगे, प्रोप्राइटरशिप फर्म, किराने की दुकान पे कि भाई तुम्हारे अकाउंट्स देख लेंगे हम, या कॉरपोरेट सेक्टर, तो अपना ऑब्जेक्टिव भी वही होता है। तो ऑब्वियसली आपकी प्रोफिशिएंसी भी किस में होनी चाहिए, कंपनीज़ के अकाउंट्स और उन सब में। तो कंपनी अकाउंट जब हम करना शुरू करेंगे, शेड्यूल 3 वैसे तो आप लोगों ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा हुआ है मोस्टली 12th में, उसमें आपने देखा होगा इन्वेस्टमेंट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी होते हैं और करंट इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं। इसका मतलब बैलेंस शीट में मेरे को लिखना भी अलग अलग है, और लिखना अलग अलग है तो ऑब्वियसली खरीदते वक्त उन पे टैग भी तो लगाना पड़ेगा कि भाई ये वाला कौन सा है, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, ये कौन सा है, करंट। अब ये क्लासिफिकेशन एक तो वहाँ काम आएगा, दूसरा ईयर एंड में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास पड़े हैं, अब उसका जब वैल्यूएशन करने का टाइम आएगा, क्योंकि कई बार होता है ना, आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपये में, 31 मार्च को उसकी रेट रह गई है 90 रुपये, अब वैल्यूएशन किस पे करूँ, 100 पे करूँ कि 90 पे करूँ, विच एवर इज़ लेस पे करूँ, दिमाग में कई सारी चीज़ें आती है। तो AS13 से इट विल डिपेंड, वो आपका करंट इन्वेस्टमेंट है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, रूल्स आर डिफरेंट। ओके, तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है। देखिए खरीदने बेचने की एंट्रीज़ में एएस कहता है हमारा कोई ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है, हम बता सब देंगे, बट मेन रोल तो कहाँ पे आता है, ईयर एंड के वैल्यूएशंस, ठीक है, क्लासिफिकेशन इन बैलेंस शीट। दूसरा एएस ये भी कहता है कभी कभार होता है आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा ये सोच के कि बस शॉर्ट टर्म के लिए शेयर खरीदे, किसी ने कहा है 2-4 महीने में बढ़ जाएगा, 4 महीने हो गए, बढ़ भी गया, पर फिर मूड चेंज हो गया, नहीं इसको तो मैं 5 साल नहीं बेचूंगा। तो इसका मतलब योर इंटेंशन हैज़ चेंज, क्या अब इसको मैं शॉर्ट टर्म नहीं क्या करना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ। AS13 ने वो भी रास्ते बना रखे हैं कि आपको अगर करंट से नॉन करंट में ले जाना है तो क्या रूल रहेगा, नॉन करंट से कहाँ लेके आना है, करंट में लाना है तो क्या रूल्स रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव और द नीड ऑफ AS इज टू प्रिस्क्राइब ऑल दीज रूल्स। अब इन्वेस्टमेंट्स इस चैप्टर में अपन एएस के रूल्स तो ये सब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आसान है, कुछ ऐसा नहीं है, बट उसके साथ साथ विल बी डूइंग क्वेश्चंस ऑन प्रिपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
इन्वेस्टमेंट अकाउंट का मतलब जैसे शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड उसका अकाउंट बनाना है, या डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड का अकाउंट बनाना है, तो अब उसमें किस तरह से अकाउंटिंग होगी। हाँ, एंट्रियाँ यही है। हाँ, पर इसके साथ साथ अब जैसे डिबेंचर्स हैं तो उस पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट, तो ब्याज की अकाउंटिंग कैसे करनी है वो भी मैटर आएगा। शेयर्स है तो क्या मिलता है, डिविडेंड, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो भी मैटर आएगा। ठीक है, तो हाउ दैट नीड्स टू बी डन, हाउ द कैलकुलेशन नीड्स टू बी डन, तो ये सब चीज़ें भी अपन क्वेश्चंस में सीखेंगे। क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितनी भी अकाउंटिंग करनी है, ठीक है, उसमें मैं इन्वेस्टमेंट्स को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करता हूँ। एक जिन पे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, फिक्स्ड इंटरेस्ट में क्या क्या हो गया, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इवन ये पीपीएफ हो गया, एफडीज हो गई, इन पे क्या होता है, फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। उसमें भी अपन क्वेश्चंस में इनको कवर नहीं करेंगे। रीज़न, इनके बेचने का कोई सिस्टम नहीं होता है, इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, तो इसलिए क्वेश्चन क्यों आएगा। क्वेश्चंस में क्या आप कवर्ड होंगे, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, खरीदा बेचा, प्रॉफिट लॉस, ब्याज एंड ऑल दैट। उसके बाद आता है डिविडेंड वाला। हाँ, उसमें कौन आएगा, एक अकेला शेयर्स की अकाउंटिंग। ओके, तो दैट इज़ ऑल व्हाट वी हैव फॉर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। लेजर अकाउंट जो भी बनाने हैं, क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल आएंगे वो या तो डिबेंचर्स बॉन्ड्स का आएगा या शेयर्स का, और कभी कभी कंबाइंड भी, दोनों ही बना लो। मतलब उसी एक ही क्वेश्चन में दोनों टिका दिए कि डिबेंचर भी डाल दिया और शेयर्स भी डाल दिया बैठ के। आप कहेंगे फिर तो डबल मेहनत हो गई, तो देखो भाई, मेहनत डबल होगी तो मार्क्स भी उस क्वेश्चन के फिर ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अपने आप वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच होता है। ओके, अब अगर मुझे इन्वेस्टमेंट्स खरीदने हैं, ऐसे मान लो शेयर खरीदने हैं, डिबेंचर खरीदने हैं, अब अपना डिस्कशन उसी पे रोक के रखते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू एक्वायर, टू परचेज इन्वेस्टमेंट्स, कहाँ से खरीद सकता हूँ मैं। डिबेंचर खरीदने हैं, ब्रोकर से। ब्रोकर कौन सा, मतलब शेयर्स का ब्रोकर। ओके, उसके आस पड़े होते हैं। हाँ जी, उसके थ्रू ऑनलाइन खरीद सकते हो। अल्टीमेटली अपन खरीदते हैं तो देता कौन है, मतलब अगर आप कहते हो ब्रोकर से खरीद सकते हैं, ब्रोकर के घर पे रखे हुए होते हैं, कौन सा चाहिए भाई, जैसे होता है भाई सब्जी वाले के यहाँ गए, इतनी सारी सब्जियाँ पड़ी है, कौन सी चाहिए ले लो। ओके, सो इज इट समथिंग द सेम फॉर द ब्रोकर, उसके पास सब कंपनियों के शेयर पड़े होते हैं, कितने चाहिए, क्या चाहिए, ले लो भाई। ब्रोकर भी आगे से बाई करता है। ओके, थोड़ा और सोचो। अच्छा, 11th-12th में आपने इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्रियाँ की थी, वो तो कल ही अपन ने कल परसों डिस्कस किया था एंट्रियाँ। ठीक है, तो उसमें कौन इशू कर रहा था, आपने किसकी बुक्स में एंट्री करी, कंपनी की बुक्स में। यहाँ रिवर्स साइड है, यहाँ आप किसकी बुक्स में एंट्री करेंगे, शेयर होल्डर। अपन अब इस चैप्टर में समझिए, देखिए किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझना होता है ना, आप अपने आप को वो मान लो कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स कि ये खाता किसकी बुक्स में बन रहा है, मेरी बुक्स में। मैं खरीद रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, तो एंट्री गलत होगी नहीं। ठीक है, समझ में भी अच्छे से आएगा। यही जब कंपनी अकाउंट्स बनाने का टाइम आएगा, अपने आप समझ लो मैं किसके बिहाफ पे काम कर रहा हूँ, किसका काम कर रहा हूँ, कंपनी का। कंपनी किसकी है, मेरी है। तो दैट इज़ द वे द अकाउंटिंग नीड्स टू बी डन। तो अब यहाँ पे 11th-12th में आपका स्कोप जो था वो क्या था, कंपनी की तरफ से था। ये चैप्टर में इन्वेस्टर की रेफरेंस से है। तो कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, किसको इश्यू करती है, जो भी लेना चाहता है। पब्लिक इश्यू है तो पब्लिक को। अब पब्लिक में अपन लोग भी आते हैं, तो
तो अपन जब वो आईपीओ में या किसी कंपनी के इशू में शेयर्स लेते हैं या डिबेंचर्स खरीदते हैं तो वहाँ पे हम लोग पैसा देते हैं, किसको देते हैं? कंपनी को डायरेक्टली देते हैं या बीच में ब्रोकर इन्वॉल्व होता है उसमें भी? आईपीओ में डायरेक्ट मैं आईपीओ की बात कर रहा हूँ, मैं आईपीओ में ब्रोकर इन्वॉल्व होता है, ब्रोकर इन्वॉल्व होता है। ब्रोकरेज करता है, उल्टा होता है। आईपीओ से डायरेक्ट कंपनी में देते हैं। आईपीओ में आप पैसा देते हो, सीधा कंपनी के बैंक अकाउंट में जाता है, कंपनी आपको शेयर्स दे देती है। हाँ, ब्रोकर वगैरह तो ठीक है, वो असिस्ट कर देते हैं, चलो फॉर्म आपका भरवा देंगे, जमा करवा देंगे। कंपनी उनको कोई कमीशन देगी तो कंपनी देगी, अपने से कुछ भी लेने वाले नहीं हैं। इसको कहा जाता है, सबने नाम सुना हुआ है, प्राइमरी मार्केट। ठीक है, तो वन सोर्स ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स डिबेंचर्स इज प्राइमरी मार्केट, जहाँ डायरेक्टली कंपनी इशू कर रही है और आपने वो शेयर्स डिबेंचर्स खरीद लिए। और दूसरा क्या हुआ? हाँ, सेकेंडरी मार्केट में कौन है? स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप शेयर्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ मीडिएटर, उसके पास कोई शेयर नहीं पड़े हैं, कोई डिबेंचर नहीं पड़े हैं, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आजकल आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते ही हो, अब अमेज़ॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, जो भी है, ठीक है, वहाँ से आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो सेलर अमेज़ॉन नहीं है, सेलर तो कोई XYZ दूसरा ही है। अमेज़ॉन तो सिर्फ क्या है? एक सर्विस प्रोवाइडर, एक प्लेटफॉर्म है कि वो सेलर और बायर को क्या करेगा? मिलवा देगा। स्टॉक एक्सचेंज का भी एब्सोल्युटली काम यही है। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई शेयर खरीदना है किसी कंपनी के, ठीक है, अच्छा ये नहीं कि चलो आज रास्ते से जा रहा था, कंपनी का ऑफिस रुक गया, भाई थोड़े से शेयर दे देना, तो कंपनी दे देगी क्या कि चलो आए हो, बैठो चाय पियो जब तक हम तैयार करते हैं सर्टिफिकेट। मतलब या आईपीओ और यही थ्रू कंपनी देती है, या जब मर्जी हो जो चाहो पहुंच जाओ और ले लो शेयर, है जी? ऐसे नहीं है। तो कंपनीज हर रोज़ के बेसिस पे शेयर डिबेंचर इशू नहीं करेगी, वो कहेगी आईपीओ आएगा उस वक्त ले लेना। ठीक है, आपने कहा मेरे को तो आज ही चाहिए, तो कंपनी कहेगी हम तो और देंगे नहीं, आपको चाहिए तो मार्केट से लो। अब मार्केट में कंपनी ने जिसको पहले शेयर दे रखे हैं, समझ लीजिए आप सब लोगों ने आईपीओ में शेयर्स ले लिए, अब मुझे बाद में नींद खुली मेरे को भी चाहिए, तो अब मैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही क्या कर सकता हूँ? ले सकता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी, ठीक है, मुझे शेयर्स तभी मिलेंगे मितेश मेहता अगर सामने कोई बेचने वाला भी हो। तो आप में से अगर कोई वहाँ पर सेलर खड़ा है XYZ, ठीक है, देयर आर सर्टेन सेलर्स एंड आई एम अ बायर, तो स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ क्या करेगा? हम दोनों को मिलवा देगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही खरीदूँ, अब अपनी तो जान पहचान हो ही गई है। आपको मैंने कह दिया आप क्या शेयर पड़े, आपने कहा कि मेरे को डायरेक्टली बेच दो, क्यों स्टॉक एक्सचेंज को बीच में लाते हो? कि स्टॉक एक्सचेंज को बीच में लाओगे तो क्या होगा? स्टॉक एक्सचेंज भी अपना चार्ज लेगा। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज डायरेक्टली XYZ और मितेश मेहता से डील नहीं करता, कहता हम आपको नहीं जानते, ठीक है, कोई गारंटर लाओ बीच में, और गारंटर कौन होता है? ब्रोकर। यानी कि XYZ किसको अप्रोच करेंगे? ब्रोकर को। वापस मुझे भी किसको अप्रोच करना पड़ेगा? ब्रोकर को। इस मतलब ब्रोकर भी कितने इन्वॉल्व हो गए? 2 ब्रोकर्स इन्वॉल्व हो गए। हाँ, हो सकता है कई बार सेम ब्रोकर भी हो, बट अंडरस्टैंड, अब मैं ब्रोकर भी आ गया, स्टॉक एक्सचेंज भी आ गया, ठीक है, तो देयर विल बी सम एडिशनल कॉस्ट, और डायरेक्टली आपने मुझे बेच दिया, मैंने आपसे ख़रीद लिया, तो वो एडिशनल कॉस्ट क्या हो जाएगी? बच जाएगी। पर अंडरस्टैंड, जब आप शेयर बेच रहे हो, मैं ख़रीद रहा हूँ, क्या इसमें कंपनी इन्वॉल्व है क्या? वो कंपनी जिसके शेयर डिबेंचर हैं, क्या वो इन्वॉल्व है क्या? वो इन्वॉल्व नहीं है, तो दिस इज़ अ सेकेंडरी ट्रांजैक्शन। प्राइमरी में तो क्या हुआ? जो इस कंपनी के शेयर डिबेंचर हैं वो इन्वॉल्व है, और सेकेंडरी में क्या है? 2 इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, एक बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है। अब वो चाहे डायरेक्टली खरीद रहे हैं, चाहे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीद रहे हैं, दिस इज ऑल सेकेंडरी ट्रांजैक्शंस, सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, क्लियर? हाँ, मतलब
कंपनी जैसे सेलर है, ये जो एक्स है और जो आपकी सर एम लिमिटेड है, सर इन दोनों के बीच अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट है, इन दोनों में कंपनी कहाँ आएगी बीच में? सपोज ए लिमिटेड के शेयर्स हैं, इसका आईपीओ आया और ये आईपीओ मिस्टर एक्स ने क्या किया? अप्लाई किया। पैसे किसने दिए? एक्स ने। किसको मिले? कंपनी को। कंपनी के पास मान लीजिए 2 लाख रुपए आ गए और एक्स ने 2 लाख रुपए दे दिए। कंपनी के पास 2 लाख आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कैपिटल जो भी ये सब हो गया। अब वो कंपनी के पास पैसे आ गए, कंपनी ने उसको इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया। एक्स के 2 लाख लगे हुए, इन्वेस्टर है, उसकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट्स एसेट साइड में आ गया कि शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। अब एक्स को पैसे चाहिए, हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या वो कंपनी के पास वापस जा सकता है क्या? क्या मेरे को पैसे चाहिए, शेयर रखो, उन पैसे दो मेरे वापस? कंपनी कहेगी भूल के ही मत आना, ठीक है, ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट 2 के सिनेरियोज, या तो वाइंडिंग अप और एक अपना चैप्टर और कोर्स में बाई बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। और अगर कॉल्स पार्टली पेड हैं, कंपनी और धमकी और देगी कि बाकी के पैसे भी दे देना, नहीं तो जो दिए हैं वो भी खा जाएंगे। एक्चुअल में वो शेयर फोरफीचर नहीं, वो पैसों का फोरफीचर है, ठीक है। वो क्या है 11th-12th में शेयर फोरफीचर वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं बच्चे बिगड़े नहीं। भाई आप लोगों ने बैड डेट्स की एंट्री पढ़ी? बैड डेट्स की एंट्री नहीं पढ़ी क्या? क्या थी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, मतलब आप लोगों को क्या सिखाया गया कि लोग पैसे खा गए उसकी एंट्री होती है। अब वो तो नहीं सिखाया ना कि अपन दूसरों के पैसे खा गए ताकि वो गलत आदत नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरों के पैसे भी खाए जा सकते हैं। चलिए, एंट्री तो होगी ना उसकी भी। अच्छा, उसकी भी समझा दी है जी। हाँ जी, वो तो वाइंडिंग अप इंसॉल्वेंसी में होता है। अदरवाइज आपको एंट्री कराई है, उसका एक अच्छा सा नाम था क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। मैं अगर अच्छा नाम रखना है कि लोगों को लगना भी नहीं चाहिए पैसे खा गए, नहीं उसने डिस्काउंट दिया, सामने वाला भले ही क्या कर रहा हो, बैड डेट्स कर रहा हो। तो अंडरस्टैंड। अब कंपनी ने एक बार शेयर्स इशू कर दिए, कंपनी कही कि बस हमारे पास वापस आना ही मत। आपने कहा मैं तो फंस गया, 2 लाख रुपए लगा दिए, मेरे को पैसे चाहिए। तो आपके पास अब एक ही इलाज है, बाज़ार में कोई नया ग्राहक ढूंढो, नया मुर्गा ढूंढो, उसको ये शेयर बेचो। कंपनी तो वापस लेने वाली नहीं है। अब आप एक्स ने ये शेयर मुझे बेचे, 2 लाख वाले मान लीजिए 2.5 लाख में बेचे, क्लियर। तो अब मैं 2.5 लाख रुपए किसको दूंगा? एक्स को दूंगा या कंपनी को दूंगा? एक्स। इसमें कोई कंपनी बीच में आएगी क्या? आएगी नहीं। अच्छा, ये 50,000 का फ़ायदा किसको हुआ? एक्स को। इसमें कंपनी का कोई रोल है क्या? है ही नहीं। कंपनी इज़ नॉट इन्वॉल्व। कंपनी कहेगी रोज़ खरीदते रहो, बेचते रहो, लड़ते रहो, हमको क्या करना है, ठीक है। हाँ, हम तो लास्ट में एक काम ज़रूर करेंगे, कंपनी के एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है जिसमें सब शेयरहोल्डर के नाम और उसके पास कितने शेयर हैं वो लिखे हुए होते हैं। जब आप अपने शेयर मुझे बेचोगे तो मैं कंपनी को जब इन्फॉर्म करूँगा, कंपनी आपका नाम काट के क्या करेगी? मेरा नाम लिख देगी, बस। हाँ, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब डिविडेंड भेजने का टाइम आएगा तो ध्यान तो रहना चाहिए ना, शेयर अब किसके पास हैं, उसको डिविडेंड भेजना है। अब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये बाइंग सेलिंग करने का एडवांटेज क्या है? द ट्रांजैक्शन इज़ गारंटेड। स्टॉक एक्सचेंज जब कमीशन ले रहा है, ब्रोकर सब कमीशन ले रहा है, तो दे गारंटी द ट्रांजैक्शन। गारंटी कैसे? एक्स को ये गारंटी रहती है आप बेच दो पैसे आ जाएंगे, और एमएम को ये गारंटी रहती है शेयर्स मिलेंगे। आपको बाई चांस अगर कल को एमएम पैसे नहीं दे, शेयर खरीदने का एग्रीमेंट तो कर लिया, पैसे दे ही नहीं, ब्रोकर इज़ रिस्पॉन्सिबल। और वैसे भी स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ब्रोकर के थ्रू एमएम को खरीदने का अथॉरिटी तब भी देता है जब ब्रोकर के एडवांस पैसे पड़े हों। मतलब मैं तो ब्रोकर को भले ही पैसे एक दिन बाद दूंगा, ब्रोकर के पैसे एडवांस में जितने होते हैं उतना ही काम कर सकता है ब्रोकर। ये नहीं कि चलो थोड़ा उधार दे दो, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, नथिंग। आप कहीं चलो वो वाली साइड तो समझ में आई। यहाँ क्या होगा? सेलर है, उसको तो शेयर देने,
ठीक है, पैसे लेने हैं तो इसके ब्रोकर के पास क्या होना चाहिए, तो जितनी वैल्यू के शेयर ये बेच रहा है उतने ब्रोकर के पैसे स्टॉक एक्सचेंज के पास होने चाहिए। ताकि कल को अगर इसने शेयर्स की डिलीवरी नहीं दी तो ये स्टॉक एक्सचेंज इसके पैसों से क्या करेगा, किसी और से ख़रीद के दे देगा। आपने किसी और से ख़रीदने में एक्स्ट्रा पैसे लग गए तो वो भी उस ब्रोकर के खाते में डेबिट कर दिए जाएंगे। ओके, तो दैट इज़ हाउ द ट्रांजैक्शंस आर गारंटेड व्हेन इट इज़ थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। ओके, अब तो कुल मिलाकर के प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, अच्छा ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कहाँ पे होंगे, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज में यू विल फाइंड एवरी डे हर शेयर के लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब देर ऑलवेज सम बायर्स सम सेलर्स, ठीक है। और वो ट्रांजैक्शन चलता ही रहता है। वो शेयर आज आपने ख़रीदा, 2 दिन रखा, फिर बेच दिया, फिर ख़रीद लिया, तो इट कीप्स ऑन हैपनिंग। ओके, सेम इज़ द केस विद डिबेंचर्स। हाँ, पर शेयर्स डिबेंचर्स जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीद सकते हो, बेच सकते हो, सिर्फ कौन से वाले होंगे, जो लिस्टेड है। अब आपने कहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर खरीदने, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तो या तो कंपनी तैयार हो, आईपीओ मतलब वही प्राइवेट प्लेसमेंट होगा उसमें, या उसका एग्जिस्टिंग शोल्डर कोई बेचने को क्या हो, तैयार हो, तभी हो सकता है। पर अगर वो लिस्टेड है तो यू कैन ऑलवेज बाई एंड सेल दो शेयर्स डिबेंचर्स फ्रॉम मार्केट्स। ओके, तो अब आपको क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कहा अपन 2 कैटेगरीज में बाइफरकेट करेंगे, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले और एक डिविडेंड वाले। रीज़न, दोनों की अकाउंटिंग में थोड़ा सा चेंज है। फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले में क्या है, ब्याज की रेट और ब्याज की डेट, ये दोनों ही क्या होती है, फिक्स है। मतलब जब भी आपने कोई डिबेंचर खरीदे, बॉन्ड खरीदे, मालूम है इस पर किस तारीख को किस रेट से कितना ब्याज आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए खरीदते बेचते वक्त उसका भी हिसाब किताब होगा। समझेंगे कैसे, जबकि इक्विटी शेयर्स में ना तो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है ना डेट फिक्स है, तो इसलिए उसके खरीदने बेचने में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग रहेगा। एंट्रियां यही रहेगी, इसके साथ जो एसोसिएटेड एंट्री है उसमें थोड़ा सा क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। ओके, अब तो कुल मिला के खरीदने बेचने के 2 सोर्स हो गए आपके पास, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। बाय डिफ़ॉल्ट अपन जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें परचेज सेल्स 99% कौन सी वाली होगी, सेकेंडरी मार्केट वाली। मार्केट से खरीद रहे हो, बेच रहे हो, अच्छा अपने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने प्राइमरी मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट खरीदे तो भी एंट्री क्या करूँगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेकेंडरी मार्केट के थ्रू खरीदूँगा, एंट्री तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक ही रहेगी। व्हाट डिफरेंस इट मेक्स फॉर मी, इट डज नॉट मेक्स एनी डिफरेंस। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा और पूछता हूँ। किसी कंपनी का आईपीओ आया, 10 रुपये का शेयर कंपनी ने 12 रुपये में दिया, मतलब 2 रुपये का प्रीमियम। कंपनी तो एंट्री क्या करती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम। ये तो कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से हुआ। अगर मैं नेट एंट्री करूं तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। अपना चैप्टर अब सामने वाला है, होता है भाई आपने माल बेचा तो सामने वाले ने क्या किया, खरीदा। आपके यहाँ सेल की एंट्री है, सामने वाले के यहाँ परचेज की एंट्री है। अब मुझे ये बताइए, इन्वेस्टर, मैंने ये शेयर खरीदे, 12 रुपये दिए हैं, मैं एंट्री क्या करूँगा, टू बैंक 12 रुपये। हाँ, आधी कर दी मैंने, बाकी की आधी आप बताओ। इन्वेस्टमेंट डेबिट, मान लीजिए एक्स लिमिटेड के शेयर हैं तो मैं लिखूँगा शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड डेबिट, कितना, 10 रुपये, और 2 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। अपने को तो 12 में ही पड़ेगा सर। नाम नहीं पता है, पर 2 रुपये चलिए अभी वो मेरा पिछला एग्जाम्पल जो था वो एक्स से मैंने आप लोगों से वो 2 लाख के शेयर कितने में खरीदे थे,
2.5 लाख रुपए में, तो आप लोगों को 50,000 का प्रॉफिट हुआ, मुझे लॉस हुआ। हाँ, हाँ जी। तो अगर बेचने वाले को फ़ायदा हो रहा है, डज इट मीन्स खरीदने वाले को घाटा हो रहा है? नहीं। सर लेने के टाइम खाता कैसे हो सकता है? लेने के टाइम में घाटा नहीं हो सकता, लेने के टाइम पे नुकसान कैसे? कैसे हो सकता है? ये आप दोनों आपस में बात कर लो। हाँ, डिबेंचर इशू कर दे दी तब अपन लॉस एंड इशू ऑफ डिबेंचर भी तो टारगेट करते हैं। वो तो दे रही थी। बेचते वक्त तो फ़ायदा नुकसान दोनों हो ही सकता है, बात खरीदते टाइम पे कह रहे हैं। तो अगर आपने मान लीजिए 2 लाख के शेयर 2.5 लाख में खरीदे, डज इट मीन्स 50,000 का नुकसान हुआ, या हमारी कॉस्ट 2.5 लाख हो गई? यही होता है, हम सेल करते हैं, सामने वाले के लिए वो क्या होती है? कॉस्ट। हमारी सेल प्राइस सामने वाले के लिए क्या होती है? परचेज कॉस्ट। वो ये नहीं कहेगा कि ये कॉस्ट और ये लॉस। कंपनी कहेगी कि 2 रुपया प्रीमियम का है, 10 रुपया कैपिटल का है, कंपनी को तो माथापच्ची करनी पड़ेगी। बेचने वाले के लिए हेडेक है, पर खरीदने वाला तो कहेगा जितने पैसे दिए वो पूरा का पूरा कॉस्ट है। अब ये 12 वाला मान लीजिए 2 महीने बाद आपने 15 में बेच दिया, तो प्रॉफिट भी आपको 5 रुपये का नहीं होगा, कितने का होगा? 3 का ही होगा। ओके, तो अंडरस्टैंड, कंपनी जब इशू करेगी वो तो प्रीमियम, डिस्काउंट, ये वो सब अलग अलग करेगी। इन्वेस्टर तो कहेगा पैसा दिया और ये इन्वेस्टमेंट आ गए, उसके लिए तो कॉस्ट ही कितनी है? 12 रुपये। रियल लाइफ में यही होता है। अपन तो ठीक है, क्वेश्चंस में क्या है, चिंदी प्रीमियम से काम चलाते हैं कि 2 रुपया प्रीमियमन, 4 रुपया प्रीमियमन। रियल लाइफ में शेयर्स के भाव देखो, कैपिटल चिंदी होती है, ठीक है। वो सबसे महंगा शेयर अपने इंडिया में MRF, कुछ 1,07,000 का भाव है, फेस वैल्यू 10 रुपया है। अब आप अगर कंपनी अगर 1 लाख रुपए में इशू करे, एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये, ठीक है, बाकी का तो प्रीमियम ही है। तो TCS 3,3200 रुपये का भाव है, फेस वैल्यू 10 रुपये भी नहीं है, 2 रुपये ही है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द प्रीमियम कंपोनेंट इज़ ह्यूज। हाँ, वो अलग बात है, क्वेश्चन में अब जैसा है, चाहे 10 इधर है 2 इधर है, इन्वेस्टर के लिए कोई झमेला ही नहीं है। चाहे 10 का शेयर 12 में खरीदा, चाहे 1200 में खरीदा, चाहे 12,000 में खरीदा, उसके लिए जितना पैसा दिया वो उसकी क्या हो गई? कॉस्ट हो गई। और याद रखिएगा, खरीदते वक्त कभी फ़ायदा नुकसान नहीं होता, बुक्स में तो नहीं आता। भाई आप बाज़ार गए शॉपिंग करने, किसी ने गैला बना दिया, 10 रुपये की चीज़ 15 में टिका दी आपको, आप ख़रीद के आ गए, मन में भले ही लग रहा है 5 का नुकसान हो गया, पर एंट्री तो एक बार 15 रुपये की कॉस्ट से हो जाएगी। फ़ायदा नुकसान रियल में तो बेचते वक्त ही हो सकता है। अब आप बेवकूफ़ बन के आ गए, 15 में ख़रीद लिया, फिर थोड़े दिन बाद आपने भी किसी को बेवकूफ़ बना के 18 में दे दिया, ठीक है, तो फाइनली आपको घाटा नहीं हुआ, क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो अल्टीमेटली देखिए, फ़ायदा या नुकसान करने के लिए कोई ना कोई सामने ग्राहक चाहिए, ठीक है। खुद से ही हम खरीद के ही अगर फ़ायदा नुकसान कर सके तो फिर तो ग्राहक की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आप ख़रीदारी करो। हमेशा आपने कहा सोच के गया था 10 में ख़रीद के लाऊंगा, खूब नेगोशिएट किया और 8 में ख़रीद के ले आया, मन में भले ही राज़ी हो जाओ, 2 रुपये का फ़ायदा हुआ, वो पिनल में तो नहीं आएगा। पिनल में आपकी कॉस्ट से कितनी आएगी? 8 रुपये। मतलब वो फ़ायदा होगा कब? जब आप उसको बेचोगे, पता चला बहुत राज़ी हो गए, 8 में ख़रीद के लाए, फिर थोड़े टाइम बाद 6 में बेचा, ठीक है, तो फाइनली फ़ायदा नहीं हुआ, क्या हुआ? लॉस हुआ। तो प्रॉफिट कमाने के लिए कस्टमर ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट कमाने के लिए कस्टमर नहीं चाहिए होता, ठीक है, तब तो सुन लो भाई, वी वुड हैव बीन द हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल्स। लोग सिर्फ हमारे पास आते, कोई एंट्री बताओ जिससे प्रॉफिट हो जाए। हाँ, मतलब पंडित के पास भी नहीं जाते, अपने पास ही आता है, कोई नई एंट्री निकाल के दो जी, कि बस सिर्फ एंट्रियाँ करें और प्रॉफिट हो जाए। तो ग्राहक चाहिए तभी प्रॉफिट हो सकता है। ख़रीदते वक्त आपने पैसा ज़्यादा दे दिया तो भी कॉस्ट का पार्ट है, पैसे कम दिए
सस्ता खरीदा तो आपकी कॉस्ट कम हो गई, ठीक है, कॉस्ट ही इंक्रीज डिक्रीज होगी, बेशक उसके प्रॉफिट लॉस की बात आएगी। हाँ, वो अलग बात है 31 मार्च ईयर एंड में वो इन्वेस्टमेंट मेरे पास पड़े हैं या वो स्टॉक मेरे पास पड़ा है, दोनों ही केस में वैल्यूएशन रूल्स विल कम कि बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे जाना चाहिए, तो उसमें वो प्रॉफिट लॉस आ सकता है डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो वो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। ओके, अब करंट इन्वेस्टमेंट्स के रूल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म के क्या हैं, क्या टाइम हो गया, चलो टाइम हो गया आज, तो अपन मंडे को शुरू करेंगे। हाँ सॉरी, मंडे संवत्सरी, तो